हेलो फ्रेंड, आज हम जनगणना का टॉपिक कवर करेंगे। ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल इसमें से 6 से 7 सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो आरओ हो, ईआरओ हो, यूपी पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। उसमें से इसमें से जरूर कोई ना कोई टॉपिक जरूर रहता है। 5 से 6 सवाल तो हमेशा आपको देखने को ही मिलेगा। यूपी टेट में 1 से 2 सवाल भी इसमें पूछे जाते हैं और 2021 में भी हमारी जनगणना होने वाली है, तो इसलिए ये एक करंट का भी टॉपिक रहेगा। अच्छा, हम जनगणना क्यों पढ़ते हैं, इसे पढ़ने की क्या जरूरत है और इसका क्या वैदिक काल में इसका क्या महत्व था, सब चीज हम इसके बारे में आज जानेंगे। भी जानेंगे कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए इतने ज्यादा सवाल क्यों पूछे जाते हैं, तो वो सब चीज आज हम देखेंगे। तो आगे चलते हैं फिर हम। जनगणना का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। पूर्व वैदिक काल में भारत के आर्य लोग अपने जातियों कुरु या यदु की लोगों का विवरण रखते थे। वो उनके बारे में सारी वो डिटेल रखते थे कि कितने लोग हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। राजा महाराजा भी अपने रियासतों की वैसे ही इन लोगों की लेखा जोखा रखा करते थे। महाभारत काल में भी आपको देखने को मिलता है कि पांडवों कौरवों को भी अपनी प्रजा के बारे में पूरा ज्ञान था। और अच्छा, उन लोगों को इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि डिटेल रखने की, क्यों नहीं? उसका बहुत सारे रीजन थे। आर्थिक भी, राजनैतिक भी, व्यवसायिक भी, आधुनिकीकरण और संसाधन का, उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए सारे संसाधनों को इकट्ठा कर सके, जैसे कि उनके खाने की, पीने की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, पहनने के, व्यवसाय के, सभी चीज़ों की वो जानकारी रख सके और उनको कितनी मात्रा में क्या चाहिए उन सब की। रोम साम्राज्य में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। अच्छा, इसका नाम कैसे पड़ा, इसको हम सेंसस क्यों बोलने लगे? तो प्राचीन रोम भाषा से सेंसर को लिया गया है, जिसको सेंसर भी कहते थे बाद में। वहाँ के जो राज्य सेवक होते थे उनको हम सेंसर करके बुलाया जाता था। सरकारी फरमान या उनके निर्देश अनुसार हर साल वहाँ पे 5 साल बाद जनगणना की जाने लगी, ताकि राजा के लोगों के तथा उनके प्रजा के बारे में उसकी पूरी जानकारी उसे हो। सर्वियट टालियस रोम के छठे राजा थे जिन्होंने इसका प्रारंभ किया था। अगस्टस ने ईसा के 5 वर्ष पूर्व ही संपूर्ण रोम साम्राज्य में इसे प्रचलित कर दिया था। ये टॉपिक मैंने एनसीईआरटी से कवर किया है। इसमें आपको एनसीईआरटी भी इंक्लूड मिलेगा, ताकि ऐसा कोई फैक्ट ना बचे जो एग्जाम में पूछा जाए और हमें ना। तो जनगणना तो आप समझ गए होंगे, लोगों की गणना ही जनगणना कहलाती है। निश्चित क्षेत्र में या राज्य में या वहाँ के लोगों में जितने वहाँ पे जन रहते हैं, लोग रहते हैं, वहाँ पे जो उन लोगों का जो कैलकुलेट निकलता है वही हमारी जनगणना में काउंट होती है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। एक निश्चित समय अंतराल, जैसे कि 2011 में हुआ, अब 2021 में होगा, तो ये इसी को बोला गया है यहाँ पे। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी और 1881 से इसे निरंतर की जाने लगी, हर 10 वर्ष के बाद। अच्छा, ये 10 वर्ष वाला सिस्टम आया कहाँ से? ये 10 वर्ष वाला सिस्टम आया हमारे अमेरिका से, जिसे हम दशंकीय भी बोलते हैं। आगे चल करके हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 246 में इसे वर्णित किया गया है और संघ सूची में इसे रखा गया है। संघ सूची में हमेशा केंद्र और राज्य दोनों आएंगे, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। केंद्र में भी किसके? गृह मंत्रालय के द्वारा। और इसका एक संसद कमिश्नर होगा, आयुक्त भी, जो उसके निर्देश अनुसार ये सारा काम होगा। तो सेंसस का काम वहीं से स्टार्ट होता है। संघ सूची जो है वो हमारा 7 शेड्यूल में होता है। 7 शेड्यूल में आप जानते हैं एक समवर्ती, राज्य और संघ तीनों आता है। तो ये हमेशा जनगणना जो है ये हमेशा संघ सूची के द्वारा ही इसे जारी किया जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार आया भी था कि समवर्ती जनगणना हमारी किस सूची में आती है, तो ये हमेशा संघ सूची में रहेगा। सेंसस का वर्क जो है वो रजिस्ट्रार जनरल, संसद कमीशन और गृह मंत्रालय, जो मैंने पीछे आपको बताया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो ये मैंने पॉइंट बना के रखे हैं, ये सब मैंने फैक्ट की तरह यूज किए हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये अब्दुल फजल जो थे उनके द्वारा रचित गई थी आईने अकबरी। ये सबसे पुराना है जिसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है।
भारत में पहली बार जनगणना विधिवत रूप से करवाई गई थी 1872 में लॉर्ड मायो। तो ऐसा भारत में मतलब ब्रिटिश भारत आप कह सकते हैं उस टाइम पे। तो ब्रिटिश भारत में जब पहली बार विधिवत जनगणना की गई थी 1872 में लॉर्ड मायो के समय में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। और आज़ाद भारत की जनगणना शुरू हुई हमारी आज़ाद भारत की जनगणना हमारी शुरू हुई 1851 में, जिसमें 14 सवाल पूछे गए। ये सवाल का मतलब क्या है कि एक इंसान आपके घर आएगा, कोई व्यक्ति जनगणना की तरफ से, वो आपसे पूछेगा कि आपके घर में कितने लोग हैं, उनका जेंडर क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ वो पूछेगा। ऐसे करके उसमें 14 सवाल पूछे गए थे। 1500 ईसा पूर्व में मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है और अब्दुल फजल द्वारा आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे पूछ लेता है और नीचे दे देगा कि 4 में आप टिक लगाइए, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। आधुनिक पद्धति व व्यवस्थित ढंग से स्वीडन में किया गया 1749 में। विश्व जनगणना स्वीडन में हुई थी 1749 में और जनगणना अधिनियम बना था 1948 में। जनगणना अधिनियम 1948 में इसलिए बना क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो 1948 में जनगणना बनी थी, अधिनियम बना था इसका। नई जनसंख्या नीति घोषित की गई 15 फरवरी 2000 में। परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश जो था वो हमारा इंडिया था। 1952 में इसे उसने लागू किया था। लुप्त होती महिलाओं की अवधारणा है, ये अवधारणा का प्रतिपादन अमर्त्य सेन ने किया था। अच्छा, हम लुप्त होती महिलाओं की अवधारणा का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनगणना में हमें ये भी तो जानना होगा कि महिलाएं कितनी हैं या पुरुष कितने हैं या बच्चे कितने हैं, वृद्ध कितने हैं। तो उस पे ये जो काम किया था ये अमर्त्य सेन थे। मानव पूंजी निर्माण की धारणा दी थी TW सुलूज ने। मानव पूंजी का क्या मतलब? ये हमारे लिए एक संसाधन है, वो मानव सबसे बड़ा संसाधन है, उसके बाद फिर कोई संसाधन आता है। तो इसलिए ये एक तरह से मानव पूंजी है। जो हमारे युवा हैं उनको हम आगे भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है कि ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन ये भी बात सही है कि भारत में वृद्धों की संख्या ज़्यादा है और युवा की संख्या कम देखने को भी मिल रही है। भारत की लगभग आधी आबादी यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में निवास करती है। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे 5.5% ही लोग रहते हैं। सेंसस कमीशन 1872 में हेनरी प्लाउडेन ने, जो सबसे पहले सेंसस कमीशन थे, हमारे जब जनगणना हो रहा था उसमें जो आयुक्त थे वो हेनरी प्लाउडेन थे 1872 में लॉर्ड मायो के समय में। 2011 में के चंद्रमौली थे। हमारा स्लोगन दिया गया था आवर पॉपुलेशन आवर फ्यूचर, हमारी जनसंख्या और हमारा भविष्य। ये 2011 का स्लोगन था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसे 2 फेज में कराया गया था, 1 अप्रैल से लेकर के सितंबर 2010 तक, और दूसरा चरण चला था हमारा 9 फरवरी से 5 मार्च 2011 तक। और 30 अप्रैल 2030 को डेटा अपडेट नहीं मतलब रिलीज की गई थी। अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, इन सब को मिला करके हमारी इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया तो आपको पता है कि सेकंड पॉपुलेशन में सेकंड पे काउंट होती है, चाइना फर्स्ट पे है, लेकिन 2035 के बाद इंडिया हमारी फर्स्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि भारत में इतने स्टेट की वजह से हमारे भारत में आबादी है। जैसे यूपी, महाराष्ट्र दूसरे पे, तीसरे पे बिहार है, चौथे पे वेस्ट बंगाल है और 5वें पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में हो सकता है कि यहाँ पे चेंजेस आए 2021 में, तेलंगाना के हट जाने के बाद, यहाँ से इस आंध्र प्रदेश से कट जाने के बाद।
नागालैंड एक पहली जनसंख्या में है जहाँ पे सिटी है जहाँ पे डिक्रीज हुई है। यहाँ नागालैंड में इंक्रीज नहीं हुई है यहाँ की पॉपुलेशन। जब 2011 की जनगणना हो रही थी तो उसमें 27 लाख वर्कर, 640 डिस्ट्रिक्ट, 7,908 सिटी और 641 लाख विलेज इसमें इंक्लूड किए गए थे। इनका सर्वे किया गया था। इसमें 27 लाख वर्करों ने काम किया था। 640 जिले में इसको देखा गया था। 7,938 शहरों में लोग गए थे। 641 लाख विलेज में लोग जा करके वहां पे उन्होंने सर्वे किया था। और सर्वे में क्या 15 भाषाओं में इसको सर्वे किया गया था, एकत्र की गई थी, जिसमें व्यक्ति का नाम, मुखिया से संबंध, पिता का नाम, पति पत्नी का नाम, लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थिति, राष्ट्रीयता, स्थायी पता, वर्तमान पता, सामान्य निवास का पता, व्यवसाय व शैक्षणिक योग्यता, इन सब के आधारित पे ये जनगणना की गई थी। इन शहरों में और इन गांवों में सर्वे किया गया था। वहां से लोगों को जा करके पता किया गया था कि इनका क्या है, कहाँ कहाँ रहते हैं, सब कुछ, सारी डिटेल, सारी जानकारी यहीं से। अच्छा, ये सब जो मैंने आपके लिए डिटेल रखा है, ये सब जो लिखा हुआ है, ये मेरी क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 6 का ये है। इसके हम आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी भी पूरा कवर कर देंगे। तो 2011 तक भारत की जनसंख्या थी 12,106 लाख और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। 121 करोड़ लोग भारत के 32.1 लाख वर्ग किलोमीटर में रहते थे, जो विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% था। मतलब एक विशाल क्षेत्र था उसमें इनके बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारा पहले पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार, चौथे पे वेस्ट बंगाल और पांचवे पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाला जरूर लीजिएगा क्योंकि 2021 में इसमें डिटेल जरूर चेंज होगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं। जहां की कुल आबादी 1990 लाख है और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य में सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है। सिक्किम जो राज्य है उसकी आबादी केवल 6 लाख है और लक्षद्वीप की ये केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। ये ग्राफ है कि लोग कितनी जनसंख्या है और कितने कितने प्रतिशत में, ये मैंने उसी का उठा करके रखा है। उत्तर प्रदेश है 16%, महाराष्ट्र है 19%, उत्तर प्रदेश है 16%, महाराष्ट्र है आपका 9%, बिहार है आपका 9%, पश्चिम बंगाल है आपका 8%, आंध्र प्रदेश है 7%, मध्य प्रदेश है 6%, तमिलनाडु भी 6% है, राजस्थान भी आपका 6% है, कर्नाटक 5% है, गुजरात 5% है, उड़ीसा 3% है, केरल 3% है, झारखंड 3% है, असम 3% है, पंजाब 2% है, छत्तीसगढ़ भी 2%, हरियाणा 2%, दिल्ली 1%, जम्मू एंड कश्मीर 1% है, उत्तराखंड की पॉपुलेशन 1% है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 2% है। आंध्र प्रदेश वाला मैं फिर से बोल रही हूँ कि एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इसका क्रम पूछ लेता है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप इसके क्रम पे टिक करिए। मान लीजिए आपको पुराना डेटा पता हो और वहां पे कुछ और डेटा दे दे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है बाद में। ये क्षेत्रफल है जनसंख्या के आधार पे, ये पूरा विश्व है, उसमें भारत का जो है 2.4% हिस्सा ही 2.4% पे ही भारत का जो है, जिसपे दूसरे नंबर पे है और चाइना आपका फर्स्ट। और ये जनसंख्या के हिसाब से है, जनसंख्या के हिसाब से भारत में 17.5% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 2.4% है भूभाग का पूरा। जनसंख्या
11 से 1921 जन्म वृद्धि दर लेस थी, जिसे महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। सबसे कम जनसंख्या या सबसे न्यून जनसंख्या इसी टाइम पे देखा गया था। सबसे हाई 1951 में देखा गया था, इसे माइक्रो डिवाइड ईयर भी कहा जाता है। सबसे कम यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वृद्धि दर हुई थी वो सबसे ज्यादा कम हुई थी, और यहाँ पे जो वृद्धि दर हुई थी वो सबसे ज्यादा हाई हुई थी। 2001 की जनगणना जो थी वो फुल कंप्यूटर बेस पे थी, कंप्यूटराइज थी ये। विश्व जनसंख्या दिवस हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना 2011 देश की जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं। जो 2021 की जनगणना 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। कुल इसमें 29 प्रश्न थे। जो इस बार प्रश्न पूछे गए थे वो 29 थे, और पीछे आपने देखे थे 14 प्रश्न पूछे गए थे। देश की कुल जनसंख्या है 121 करोड़, पर 2025 में 121 करोड़ थी, अब 130 हो गया है, और हो सकता है 2021 में इससे ज्यादा आपको देखने को मिले। विश्व की जनसंख्या भारत में 17.5% है। विश्व की जनसंख्या भारत में 17.5% है, और वर्ल्ड में आपको 2.4% है, जो मैंने वहाँ ग्राफ में आपको दिखाया है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या है 51.47% और महिलाओं की जनसंख्या है 58.47 करोड़ 48.53%। जनसंख्या घनत्व या प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपकी जनसंख्या है 82। जनसंख्या घनत्व, अच्छा घनत्व होता क्या है, जैसे कि 1 किलोमीटर लंबाई हो गई और 1 किलोमीटर आपकी चौड़ाई हुई, तो इसमें जो ये एरिया जो कवर करता है वो हमारा घनत्व कहलाता है। तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य हमारा बिहार है, वेस्ट बंगाल है, फिर केरला है और अरुणाचल प्रदेश है। बिहार में 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, वेस्ट बंगाल में 1028, केरला में 860 और अरुणाचल प्रदेश में 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम डेंसिटी जो है वो अंडमान का है, हमारे 46 वहाँ पे है। साक्षरता दर भारत की 74% है। पुरुषों की साक्षरता दर 82.09%, महिलाओं की साक्षरता दर 65.6% और सबसे हाई है केरला की 93.9% है वहाँ की साक्षरता। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर राज्य है आपका लक्षद्वीप, केरला, मिजोरम। लक्षद्वीप का है 96, केरला का है 96% और मिजोरम का है 93.7%। महिला साक्षरता दर है आपका केरला का 92.0% और मिजोरम का है 89.6%। लेस लिटरेसी मतलब कम साक्षरता, लेस लिटरेसी मैन, कम साक्षरता वाले आदमी हैं आपके बिहार के, अरुणाचल प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के। देखो जब ज्यादा पूछे तो नीचे से काउंट करना, और जब कम पूछे तो ऊपर से काउंट कर देना, ये मेरा ट्रिक था। लेस लिटरेसी वुमेन जो है वो आपकी राजस्थान की, बिहार की और झारखंड की, या ज्यादा भी कह सकते हैं झारखंड की, बिहार की, राजस्थान की। तो राजस्थान की आपकी 52.7%, बिहार की 53.3% और झारखंड की 56.2% है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है 63.8%, आंध्र प्रदेश है 67%, राजस्थान आपका 67%, झारखंड 56.2%। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, 1000 पुरुषों में 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। हम यहाँ पे ये जितनी चीजें हैं ये 1000 में महिलाओं के बारे में काउंट करेंगे। तो माहे में है 1176 और केरला में है 1084। माहे और केरला में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा संख्या में है। तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992, छत्तीसगढ़ में 991, हरियाणा में 878 और दमन में 553। अच्छा ये आपने देखा होगा कुछ जगह मैंने कट यूज किया है, कुछ जगह पे मैंने इंग्लिश लिखा है, कुछ जगह में हिंदी। जो हिंदी है वो मैंने एक जगह से कॉपी किया था, और ये इंग्लिश वाले सब मेरे नोट्स हैं। जो इस चीज़ों को मैंने कंटेंट में करके कहीं लिखा हुआ था, मेरा लैपटॉप में मुझे हिंदी में नहीं आता टाइपिंग करने, इसलिए मैंने सीधे यहाँ पे इंग्लिश उठा के अपने, तो आप लोगों को इतना तो समझ में आता ही होगा, मैं ये चीज मान के चल रही हूँ।
दमन जो है वो सबसे कम है सेक्स रेशियो में महिलाओं के, क्योंकि यहाँ पे 553 ही हैं केवल, इसलिए। अब हम इस ग्राफ को डिटेल में पढ़ेंगे। 1921 में अब तक में जितनी बार जनगणना हुई है सबसे कम हुई है, सबसे कम उसमें हमें देखने को मिलती है जनसंख्या। उसमें जितने लोग थे उनकी जनगणना से पता चलता है कि 1921 में जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम थी, तो उसे डिवाइड ईयर भी कहा जाता था या निगेटिव भी मान सकते हैं। 1951 से 1971 तक आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा इसमें ग्रोथ है, इस लाइन में 21.64 से 24.8, इसे महाविस्फोटक ईयर भी कहा जाता है। उसके बाद हमारी जनसंख्या वृद्धि दर नीचे घटती चली गई है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या में कमी नहीं आई है। ये हर साल 2 करोड़ लोग यहाँ पे, हर साल 2 करोड़ लोग यहाँ पे जन्म लेते हैं, हर साल 2 करोड़ बच्चे यहाँ पे जन्म लेते हैं, तो हम उस हिसाब से हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अब तो हमारी जनसंख्या 130 से लेके 135 हो 121 करोड़ के ऊपर हो चुकी होगी। अच्छा, हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए पहले 100 लोग थे, तो अब हम लोग 17.7 हो गए होंगे साल भर बाद, तो यानी कि 2.5% यानी कि 2 करोड़, मतलब इस हिसाब से हम देखें तो हर प्रत्येक साल हम 2 करोड़ के हिसाब से आगे बढ़े जा रहे हैं। तो आज हमने एनसीईआरटी क्लास 9 की कंप्लीट कर ली है। आगे कुछ फैक्ट हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।